करते हैं तो जाहिर है इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। जीन सीक्वेंसिंग का सबसे ज्यादा फायदा होता है डीएनए आया हुआ हो, मदर का ये वाला पार्ट आया हो, ये वाला पार्ट आया। जेनेटिक डिजीजेस जो है वैसे तो इन नंबर्स 4000 या फिर इससे भी ज़्यादा हैं, मोर देन 4000 हैं, लेकिन ये सिर्फ अफेक्ट करते हैं 1 to 2% ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन। और इसकी वजह यह है क्योंकि ये इन्फेक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट अप वी हैव इन चैप्टर नंबर 9 कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उनकी या तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर उनकी कुछ एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। सो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपके पास आता है जीन सीक्वेंसिंग या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग के नाम से भी ये जाना जाता है और बहुत इजी टर्म है और इसकी मीनिंग कुछ मुश्किल नहीं है। डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बेसिकली आपके पास डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि मैंने बताया था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन जो हैं वो इस तरीके से डीएनए में होते हैं डबल स्ट्रैंडेड में कि उसके जो सीक्वेंस बनता है वो आपके पास कोई फिक्स नहीं होता सीक्वेंस, ठीक है। इस तरीके से डीएनए का सीक्वेंस होता था जिसमें एक में कभी एडेनिन आ जाता था, फिर साइटोसिन आ जाता था, फिर गुआनिन है, फिर साइटोसिन है। तो अब इस सीक्वेंस को पढ़ना या इसके बारे में पता करना, ठीक है, इसे कहते हैं हम जीन सीक्वेंसिंग। तो इसका मेथड क्या है? इसका मेथड बहुत ईजी है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स करते हैं, फ्रेगमेंट्स यानी कि इसको छोटे पीसेस में करते हैं, फिर देन इसको स्लाइड्स में लगा के इलेक्ट्रोफोरोसिस किया जाता है। एक मेथड होता है गैल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड से जीन सीक्वेंसिंग के बारे में पता चलता है, तो गैल इलेक्ट्रोफोरोसिस है एक मेथड जिससे जीन सीक्वेंसिंग के बारे में पता चलता है। और फिर ये सब क्या हो जाता है, कंप्यूटर में फीड कर दिए जाते हैं। अब कंप्यूटर में फीड इसलिए करते हैं ताकि आपके पास एक डेटा बन जाए, एक डेटा बैंक बन जाए जिसके अंदर सारे जीन्स के बारे में सीक्वेंस जो है वो फीड हो जाएं, ठीक है, ताकि आगे जाके वो यूज़ हो सकें। अब जीन सीक्वेंसिंग जब करते हैं तो जाहिर है इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। जीन सीक्वेंसिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्या मतलब है? हर इंसान की जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं वो ज़ाहिर डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। कुछ ना कुछ यानी कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैंड है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट सेम होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे जो सीक्वेंस है वो सेम हो। तो जो हर इंसान का सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। यानी कि हमारे अंगूठे का जैसे फिंगरप्रिंट चेंज होता है बाकी लोगों से, इसी तरीके से हमारे डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो सबसे चेंज होता है बाकी ह्यूमन से। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1 in billion के सेम हो, लेकिन बाकी इसमें कोई चांसेस ऐसा नहीं होता कि सेम निकले। अच्छा, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पैटर्न ऑन इलेक्ट्रोफोरोसिस से पता चलता है ज़ाहिर है, एंड इसको हम कहते हैं RFLPs या रिफ्लिप्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, एंड इट इज़ बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कहाँ है, इसकी एग्जांपल कहाँ आती है, कहाँ पे फ़ायदेमंद होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स आर यूज्ड इन क्राइम सीन्स, इन फॉरेंसिक्स और इन क्लियरिंग द सीन्स लाइक कि कौन किसका बेटा है, या फिर अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो फॉरेंसिक से पता चल जाता है कि डीएनए सीक्वेंसिंग से कि पेरेंट कौन था, इसका मदर कौन है, फादर कौन है। तो बहुत इजी होता है, इसमें कुछ इस तरीके से नहीं होता है लेट्स से ये मदर का है, ये फादर का है, ठीक है। और अगर मदर में इस तरीके का सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस आ रहा है, और फादर में ऐसा सीक्वेंस आ रहा है, तो सन में क्या होगा, किड में क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा, यानी कि दोनों का मिक्सचर होगा। तो हो सकता है उसमें फादर का ये आया हुआ हो, मदर का ये वाला पार्ट आया हो, ये वाला पार्ट आया हो, फादर का और कोई पार्ट नहीं आया। तो इस तरीके से जो चाइल्ड है उसका सीक्वेंस बनकर आता है। नेक्स्ट अप वी हैव जेनेटिक डिजीजेस, और ये जेनेटिक डिजीजेस का जो टॉपिक है वैसे तो आपकी बुक में सिर्फ एक पेज का लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि बताना चाहिए। जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं वो डिजीजेस जो जीन्स के अंदर आए। जीन्स में डिजीज कैसे आते हैं? म्यूटेशंस की वजह से आते हैं, ठीक है, या फिर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है जीन में जो कि आगे पास हो जाता है, या फिर जर्म सेल्स जो होते हैं। जर्म सेल्स आपको पता है ना कौन से होते हैं, जो कि आपके पास स्पर्म और क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं। अगर इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो जाहिर है जो बनने वाला न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके सारे सेल्स में क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, उसके सारे सेल्स में डिफेक्ट आ जाएगा। तो अब जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वैसे तो इन नंबर्स 4000 या फिर इससे भी ज़्यादा हैं, मोर देन 4000 हैं, लेकिन ये सिर्फ अफेक्ट करते हैं 1 to 2% ऑफ दी टोटल पॉपुलेशन। और इसकी वजह यह है क्योंकि ये इन्फेक्टिव नहीं होते। इन्फेक्टिव जो आपके पास डिजीजेज हैं वो क्या है, फैलते हैं। जेनेटिक डिजीजेज फैल नहीं सकते, किसी का डीएनए किसी और के डीएनए के अंदर फैल तो नहीं सकता, सिर्फ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और वो भी ड्यूरिंग जर्म सेल के थ्रू अफेक्ट कर सकता है। सो जेनेटिक डिजीजेज जो हैं उनको क्लासिफाई करते हैं 3 फॉर्म्स में। नंबर 1 इज क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, नंबर 2 इज यूनिफैक्टोरियल, एंड नंबर 3 इज मल्टीफैक्टोरियल। क्रोमोसोमल डिफेक्ट में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आपके पास है डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्यों मैंने कहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट आपके पास क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होती है, जीन्स मौजूद होती हैं, बहुत सारी जीन्स होती हैं। सो लेट से कोई एक स्पेसिफिक जीन है, उसके अंदर अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है CF, दैट इज सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज एंड हंटिंग्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज होता है ये इसका नाम, ठीक है। अच्छा, सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ लंग डिजीज और पैनक्रियाज का डिजीज। इसमें आपके पास जो है फैट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और हंटिंग्स डिजीज जो है वो आपके ब्रेन का है, जिसमें न्यूरल सेल्स जो है वो डिट्रॉयड हो रहे होते हैं। सो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये याद रखना यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट में आता है। अनदर इज मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट, और मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है एक से ज़्यादा जीन्स में डिफेक्ट मौजूद है, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है एज़मा, और एक और मशहूर ज़माना आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। जेनेटिक डिजीज़ के अलावा जेनेटिक डिजीज़ में जेनेटिक थेरेपी आता है, एक जीन थेरेपी। एक और टर्म जो यहाँ पे मिस हो गई वो थी जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में जब पता चल जाता है कि भाई डिफेक्ट है, लेट से एक बहुत कॉमन डिजीज़ है SCID, ठीक है, SCID। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो बच्चे का या इंसान का बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लू में भी क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, आपके पास एक हार्मोन, एक आपके पास ADA, एक आपके पास एंजाइम होता है जो कि नहीं बन रहा होता, ठीक है। तो आप ADA को बनाने के लिए क्या करते हैं, आपके पास बोन मैरो में जीन थेरेपी की जाती है, जीन को चेंज किया जाता है ताकि SCID को ट्रीट किया जा सके, और ये ट्रीटमेंट चल रही हैं, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी भी। अच्छा, वन मोर टर्म इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं मदर, लेट से ये मदर का वूम्ब है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बेबी है, ठीक है। बहुत गंदी सी डायग्राम बनाई, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। आपके पास बेबी के अराउंड एक लेयर होती है, सही, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक, याद है। क्या करते हैं, इन 16th या फिर 18th वीक में मदर के एक पिन अंदर जाती है, और यहाँ से हम थोड़ा सा निकालते हैं क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। अब वो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या चीज़ें मौजूद होती है, एम्ब्रियो के सेल्स, एम्ब्रियो का केमिकल कॉम्पोजिशन, और एम्ब्रियो के बारे में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है क्या उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसके पहले से क्या किया जा सके, उसकी या तो ट्रीटमेंट की जा सके थोड़ी बहुत, अगर नहीं पॉसिबल तो उसकी करियर काउंसलिंग की जा सके। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन दिस चैप्टर। देयर आर 2 मोर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, जिसके बारे में मैं पहले चैप्टर्स में बता चुका हूँ। सो आई विल नॉट रिपीट दैट। इफ़ यू वांट टू नो कि क्या था टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग, आप पीछे के चैप्टर्स की वीडियोस में जा सकते हैं। So that's all about biotechnology chapter. Thank you so much for listening. I hope आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा।